हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका अपना मोहम्मद आशिम मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कंपटीशन क्लासेस पर। जैसे कि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम रेलवे के करीब आ रही हैं, बहुत ही करीब आ रहे हैं बच्चों। तो प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ साइंस रेलवे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट फॉर रेलवे ग्रुप डी एलपी आरपीएफ, अगर आपने ये प्रश्न पढ़ लिए तो हो सकता है कि यहाँ से 2-4 क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। ठीक है, इस वीडियो में आपके लिए अच्छे खासे प्रश्न लेकर आया हूँ, वो भी ऐसे प्रश्न जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप इन प्रश्नों को जरूर पढ़ेंगे और देखेंगे कि सर हम इसमें से कितना जानते हैं, क्योंकि पेपर से पहले ये सभी चीज़ें होनी चाहिए कि हम जितना हम जानते हैं या उसमें पेपर में से आएगा भी या नहीं आएगा, या हम कुछ जानते भी हैं या नहीं, ये सब कुछ हमें देखना होगा पहले। तो इसीलिए मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन करा रहा हूँ बच्चों आज, कि जो प्रीवियस ईयर में हमारे क्वेश्चन फंसे थे साइंस के, वही प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीएस पूछा जाता है या साइंस का महत्वपूर्ण पोर्शन पूछा जाता है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, शुरू से अंत तक देखें। अगर कोई भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बने रहें मेरे साथ अंत तक, क्योंकि आपको ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण आएगी, समझ में आएगी। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही बने रहेंगे मेरे साथ और देखते रहेंगे, हर प्रश्न को और आंसर बताते रहेंगे, और यह भी पता चल जाएगा आपको अगर मेरे साथ साथ बने रहेंगे कि हमारे कितने प्रश्न याद थे। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एक भी प्रश्न नहीं छोड़ोगे, अब सारे प्रश्न देखोगे मेरे साथ कि हाँ हर प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। और जो बच्चे अभी हमसे नहीं जुड़े हैं, जितने भी स्टूडेंट अभी हमसे नहीं जुड़े हैं और स्टूडेंट, उन्हें वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए। सभी स्टूडेंट सबको बुला लीजिए और कह दीजिए कि वीडियो क्लास लाइव है और पढ़ लीजिए। तो आपकी सफलता हमारी सफलता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। फॉर आपकी सक्सेस, ये हम आपको पीडीएफ करा रहे हैं कि फॉर आपकी सक्सेस। आज का पहला प्रश्न आपके सामने आ गया है बच्चों, और आज का पहला प्रश्न क्या है कि गैस को तरल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। गैस को तरल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विकिरण कहते हैं, उत्साहदन कहते हैं, या संघनन कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं? बताएंगे एक बार सही आंसर। तो पहले प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है, एक बार कमेंट कर दे सभी स्टूडेंट कि गैस को तरल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। विकिरण है, उत्सादन है, संघनन है, वाष्पीकरण है? बताएं सभी आंसर, क्या होगा सही प्रश्न का सही आंसर बच्चों। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा बच्चों, क्या होने वाला है, तो आप लोग जानते हैं कि सर इस प्रश्न का सही आंसर होगा संघनन। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी बताया तो इसका आपका आंसर बिल्कुल सही है बच्चों। तो बिल्कुल यही करेक्ट आंसर है आपका। अगर आपने सी बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही था। तो गैस को तरल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर है संघनन कहते हैं। एड्स नहीं फैलता है सेक्स करने से, संक्रमित सुई का प्रयोग करने से, संक्रमित मरीज का खून चढ़ने से, बातचीत और मरीज को? तो बताएंगे एड्स नहीं फैलता है। तो चौथा ऑप्शन है बातचीत करने से मरीज से। ठीक है, मरीज से बातचीत करने से। पहला ऑप्शन है सेक्स करने से एड्स नहीं फैलता है, बताना है। तो क्या सेक्स करने से एड्स फैलता है, आप बताएंगे। संक्रमित सुई का प्रयोग करने से, या संक्रमित मरीज का खून चढ़ाने से, या बातचीत करने से मरीज से? बातचीत करने मरीज से। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है एड्स नहीं फैलता, ये पूछा है। अगर आप किसी मरीज से बात करते हैं तो उससे तो एड्स नहीं फैलता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी इन तीनों चीज़ों से एड्स फैलता है। सेक्स से एड्स फैलता है, संक्रमित सुई का प्रयोग करने से एड्स फैलता है, संक्रमित मरीज का खून चढ़ाने से एड्स फैल जाता है। ठीक है, बाकी अगर किसी मरीज से आप बातचीत करते हैं तो उसके द्वारा एड्स नहीं फैलता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है बच्चों, अच्छा प्रश्न था, महत्वपूर्ण प्रश्न, आरआरबी 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, आरआरबी 2007 में आया है। समान तापमान स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो समान तापमान स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? समलवण कहते हैं, समताप रेखा कहते हैं, समधुप कहते हैं, समवर्षा कहते हैं? बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होने वाला है।
तो समान तापमान स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, ये पूछा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा समताप रेखा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है समताप रेखा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए हैं। आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा, सीधा, खड़ा और वास्तविक, आभासी और सीधा खड़ा, बढ़ा हुआ और वास्तविक। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, कई बार एग्जाम पूछा गया प्रश्न है। अगर आप इस प्रश्न का सही आंसर मुझे बताते हैं तो आप मेरी नज़रों में बेस्ट ऑफ बेस्ट कहलाओगे। तो आंख के रेटिना पर बना बिंब कैसा होता है, तो बताएंगे वास्तविक और उल्टा होता है, सीधा खड़ा और वास्तविक होता है, आभासी और सीधा खड़ा होता है, बड़ा हुआ और वास्तविक होता है। बताएंगे एक बार सही आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन, वेरी गुड। इसका सही आंसर होगा वास्तविक और उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा कि आंख के रेटिना पर बना बिंब कैसा होता है, तो वास्तविक और उल्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का ए आंसर बिल्कुल सही है। नदी के बहते पानी में ऊर्जा होती है, गुरुत्वाकर्षण, स्थितिज, विद्युत या गतिज। तो अगर नदी का पानी बह रहा है तो उसमें कैसी ऊर्जा होती है, ये आरआरबी 2012 में पूछा गया प्रश्न है रेलवे में। तो बताएंगे कि नदी के बहते पानी में ऊर्जा होती है, गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा या गतिज ऊर्जा होती है। तो 5 प्रश्न पर हम आ गए हैं। बताएंगे एक बार सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर आपने कमेंट किया कि अगर नदी का बहता पानी है तो उसमें कैसी ऊर्जा होती है, तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर गतिज ऊर्जा होती है। सिफिलिस लैंगिक संबंध से होने वाला गुप्त रोग है, वह किससे होता है। तो जो सिफिलिस है ये लैंगिक संबंध से होने वाला गुप्त रोग है। यह किसके द्वारा होता है, वायरस से होता है, बैक्टीरिया से, प्रोटोजोआ से या फंगस से। तो बताएंगे एक बार सही आंसर स्टूडेंट। नीचे लिखा हुआ है रेलवे, ग्रुप डी, एएलपी, आरपीएफ, एनटीपीसी, अन्य एग्जाम, यानी जितने भी रेलवे के एग्जाम है या किसी भी अन्य एग्जाम जो आपके स्टेनोग्राफर का एग्जाम है या कह सकते हैं एसएससी जीडी का एग्जाम है, अगर यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा तो बचने का नहीं है स्टूडेंट। बता रहा हूँ आप जरूर पढ़ लें साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि आप लोगों की ही वजह से मैं इन प्रश्नों को पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार बार देखने को मिलते हैं आरपीएफ में या रेलवे ग्रुप डी में या एएलपी में, ठीक है, तो उनकी वजह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो सिफिलिस लैंगिक संबंध से होने वाला गुप्त रोग है, वह किससे होता है। तो वायरस से होता है, बैक्टीरिया से होता है, प्रोटोजोआ से होता है, फंगस से होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये जो होता है बैक्टीरिया से होता है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। जो सिफिलिस लैंगिक संबंध होने वाला गुप्त रोग है वह किससे होता है, तो ये वायरस बैक्टीरिया से होता है, सॉरी किससे होता है, बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। डिप्थीरिया रोग में कौन सा अंग ग्रस्त होता है, आंखें, गला, यकृत, अग्नाशय। अगर किसी को डिप्थीरिया रोग हो जाता है तो उससे कौन सा अंग ग्रस्त होता है, यानी कौन सा अंग सुस्त हो जाता है, कौन सा अंग को बीमारी लग जाती है। तो बताएंगे अगर डिप्थीरिया रोग हुआ है किसी को तो उसका कौन सा अंग ग्रस्त होता है, उससे आंखें, गला, यकृत या अग्नाशय। एक बार सही आंसर कमेंट करेंगे और बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 7 पर हम आ गए हैं। अगर डिप्थीरिया रोग है तो उससे कौन सा अंग ग्रस्त हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर आपने कमेंट किया। इस प्रश्न का सही आंसर है कि उससे गला हो जाता है। ऑप्शन बी ऑप्शन सही होगा कि अगर डिप्थीरिया रोग से कौन सा ग्रस्त होता है तो गला। अगर आपने गला बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड ऑप्शन। नेक्स्ट, एक भारतीय हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है। जो एक भारतीय हाथी होता है उसके बच्चे का वजन कितना होता है, 250 से 300 किलोग्राम, 300 किलोग्राम से 400 किलोग्राम, 100 से 150 या 1000 किलोग्राम से अधिक। तो बताएंगे जो एक भारतीय हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है, ये आपको बताना है। एक बार सही आंसर कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दे प्लीज़,
और आपके लिए महत्वपूर्ण है बहुत ही वीडियो, ठीक है। अपने उन दोस्तों को ज़रूर शेयर करें जो अभी हमसे नहीं वाकिफ़ हैं, ठीक है। और उन सभी लोगों को ज़रूर बताएं कि शाम 8 बजे हमारी क्लास लाइव होती हैं, पढ़ा करें बच्चों, ठीक है। तो एक भारतीय हाथी के बच्चे का जो वजन होता है वो कितना होता है, आपने कमेंट किया, वेरी गुड क्वेश्चन। जो बच्चे कमेंट करने से रह गए तो आंसर सुनेंगे। 100 किलोग्राम से 150 किलोग्राम, यानी 1 कुंटल से 1.5 कुंटल वजन होता है एक भारतीय हाथी के बच्चे में, ठीक है बच्चों। क्योंकि 100 किलोग्राम में 1 कुंटल होता है और 1 कुंटल से 1.5 कुंटल के बीच में एक हाथी के बच्चे का वजन होता है भारतीय हाथी के, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, 100 किलोग्राम से 150 किलोग्राम। आग बुझाने वाली गैस कौन सी है ये बताना है। नियोन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो आग बुझाने वाली गैस बतानी है। वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। आज तो दिल खुश हो गया क्वेश्चन आपका कि इतने महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहे हैं क्वेश्चन, जो ऐसे प्रश्न हैं बच्चों कि जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आग बुझाने वाली गैस कौन सी है बताएं एक बार कमेंट में। तो नियोन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न का सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। जब ध्वनि तरंगे चलती है तो ये अपने स्थान साथ ले जाती हैं द्रव्यमान, ध्वनि, ऊर्जा या विभवांतर। जब ध्वनि तरंगें चलती हैं तो ये अपने साथ ले जाती हैं, क्या ले जाती है अपने साथ, ये पूछा है। जब ध्वनि तरंगें चलती हैं तो ये अपने साथ ले जाती है द्रव्यमान को, ध्वनि को, ऊर्जा को या विभवांतर को। एक बार सही आंसर कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पर हम आ गए हैं। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर। तो जब ध्वनि तरंगें चलती है तो अपने साथ किसे ले जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा ऊर्जा को ले जाती हैं। किसको ले जाती हैं, ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 10 का सी ऑप्शन अगर आपने बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है कि ये अपने साथ ऊर्जा को ले जाती हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है बच्चों। जब ध्वनि तरंगें चलती हैं तो ये अपने साथ किसे ले जाती हैं, ऊर्जा को ले जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ गए हैं। कांच में प्रकाश का वेग कितना होता है ये बताना है। 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 2 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो बताना है कांच में प्रकाश का वेग कितना होता है। ये वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन, एक बार जरूर कमेंट करेंगे। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड। अगर आपने ये ऑप्शन बताया है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। कांच में प्रकाश का वेग कितना होता है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। ध्वनि की गति अधिकतम कहाँ होती है, पानी में होती है, वायु में, इस्पात में, निर्वात में। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर कि ध्वनि की जो गति है वो अधिकतम कहाँ होती है। ध्वनि की गति अधिकतम कहाँ होती है, पानी में, वायु में, इस्पात में, निर्वात में। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर, एक बार कमेंट करेंगे, बताएंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर। तो ध्वनि की गति जो अधिकतम कहाँ होती है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है इस्पात में होती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है, इस्पात में। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ गए हैं। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें या परावैंगनी किरणें। तो मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है ये पूछा है। वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन, एक बार कमेंट में जरूर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर कि मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है। अल्फा किरणें हैं या बीटा रे है या गामा किरणें हैं या परावैंगनी किरणें हैं। तो मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है ये पूछा है आपसे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होने वाला है, एक बार कमेंट कर दें कि मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है। तो वेरी गुड क्वेश्चन, आपने कमेंट किया कि सर गामा किरणें हैं। अगर मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक अगर विकिरण पूछता है तो गामा किरणें बतानी है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, जिसने गामा किरणें बताया तो उसका आंसर बिल्कुल सही है, बहुत ही बढ़िया, गजब।
14 प्रश्न पर हम आ गए हैं। निम्न में से कौन सा शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली में काम करता है? लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण, प्लाज्मा या मज्जा? तो बताएंगे कौन शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली में काम करता है। एक बार सही आंसर कमेंट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होने वाला है? ऐसा कौन सा है जो शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली में काम करता है? लाल रक्त कण है, श्वेत रक्त कण है, प्लाज्मा है, मज्जा है? तो कौन शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली में काम करता है? क्वेश्चन नंबर 14 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का कमेंट के क्वेश्चन, वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपने आंसर कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गजब। ऐसे ही कमेंट करते रहो, पढ़ते रहें। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर आपने बताया कि सर इसका सही आंसर है श्वेत रक्त कण। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ गए हैं। निम्न में से कौन सा रंग प्राथमिक रंग नहीं होता? नीला है, हरा है, लाल है, काला है। कौन सा रंग प्राथमिक रंग नहीं है? ये पूछना है। क्वेश्चन नंबर 15 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे। कौन सा प्राथमिक रंग नहीं होता है? नीला, हरा, लाल, काला? तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड। तो कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है काला। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। प्राणियों के संरचना के बारे में निम्न में से किसमें अध्ययन किया जाता है? एंटोमी, जीमोलॉजी, इकोलॉजी या जेनेटिक्स? तो प्राणियों के संरचना के बारे में निम्न में से किसमें अध्ययन किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 16 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर बताएंगे कि अगर प्राणियों की संरचना के बारे में किसमें अध्ययन किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर आपने कमेंट किया कि अगर प्राणियों की संरचना के बारे में किसमें अध्ययन किया जाता है, तो इसका सही आंसर है एनाटॉमी। एनाटॉमी इस प्रश्न का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर ए ऑप्शन होगा। फास्जीन का रासायनिक नाम क्या है? फास्जीन का रासायनिक नाम बताना है। फास्फिन है, कार्बोनिल क्लोराइड है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है या फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड है? बताएंगे फास्जीन का रासायनिक नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर कमेंट करेंगे, बताएंगे मुझे कि फास्जीन का रासायनिक नाम क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है कार्बोनिल क्लोराइड। अगर आपने ऑप्शन नंबर वी बताया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है कि फास्जीन का जो रासायनिक नाम है वो है कार्बोनिल क्लोराइड। क्या है? कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक है। तो ये थे हमारे वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन। ऐसे ही पढ़ते रहेंगे और अच्छे से आगे बढ़ते रहेंगे। हर प्रश्न का आंसर बताया करो बच्चों, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अगर हम आंसर नहीं क्लियर करेंगे अपना तो फिर हमारे डाउट में ही रहेगा। तो इसलिए आंसर जरूर कमेंट करा करो सभी बच्चे। ठीक है। जितने बच्चे मेरे साथ वीडियो देख रहे हैं, हम 17 प्रश्न पर आ चुके हैं और स्टूडेंट ऐसे ही हम पढ़ते रहेंगे और अगले प्रश्न को तैयार करते रहेंगे। ठीक है। देखेंगे 18 प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। अस्थि से अस्थि को जोड़ने को क्या कहते हैं? टेंडन, मांसपेशी, स्नायु, लिगामेंट? तो अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? तो अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं, ये पूछा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन, एक बार जरूर कमेंट करेंगे। अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं, मांसपेशी कहते हैं, स्नायु कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं? बताएं सही आंसर। तो अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है लिगामेंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है लिगामेंट। बैलगाड़ी को खींचते समय बैलों के द्वारा किस तरह का बल लगाया जाता है? यांत्रिक बल, पेशी बल, गुरुत्वाकर्षणीय बल या चुंबकीय बल? बताएंगे बैलगाड़ी को खींचते समय बैलों के द्वारा किस तरह का बल लगाया जाता है? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक बार सही आंसर कमेंट कर दें कि जो बैलगाड़ी जो खींचते हैं, बैलगाड़ी को खींचते समय बैलों के द्वारा बल लगाया जाता है, उस बल का नाम क्या है?
तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर होगा, उसे कहते हैं पेशी बल। क्या कहते हैं? पेशी बल कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है पेशी बल। किस विधि के द्वारा समुद्र जल से नमक प्राप्त किया जाता है? छनन विधि, निथरानन विधि, बाष्पन विधि या इनमें से कोई सी भी नहीं। तो बताएंगे किस विधि के द्वारा समुद्री जल से नमक प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर बताएंगे कि वो कौन सी विधि है जिसके द्वारा समुद्री जल से नमक प्राप्त किया जाता है। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर कि किस विधि के द्वारा समुद्री जल से नमक प्राप्त किया जाता है। छनन विधि है, निथरानन विधि है या बाष्पन विधि है या इनमें से किसी भी विधि द्वारा नहीं। तो क्या होगा सही आंसर? ऑल स्टूडेंट जरूर बताएं कमेंट में क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। समुद्री जल से नमक प्राप्त करने की विधि कौन सी है ये पूछा है। वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन। एक बार इस प्रश्न का सही आंसर मुझे कमेंट में बताएंगे क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर आपने कमेंट किया कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा बाष्पन विधि। कौन सी विधि है? बाष्पन विधि और स्टूडेंट, ठीक है। अगर आपने बाष्पन विधि बताया है, अगर आपने बाष्पन विधि बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर आ गए हैं और क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है कि कुनैन पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? पत्तियों से, फलों से, जड़ से, तने की छाल से। तो कुनैन पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है ये पूछाना है। क्वेश्चन नंबर 21 पर हम आ गए हैं। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर? एक बार कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं सभी बच्चे बताएंगे कि क्या होगा सही आंसर। कुनैन पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन कि कुनैन जो है वो पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर है तने की छाल से। तो ध्यान रखना है तने की छाल के द्वारा हम कुनैन पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तने की छाल से। तो ध्यान रखना है, अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था। तने की छाल से प्राप्त करते हैं। जीन परिवर्तन जेनेटिक मेंशन मॉन्सन किस में होता है? डीएनए में, आरएनए में या क्रोमोसोम्स में या राइबोसोम्स में। तो जीन परिवर्तन किस में होता है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे, बिल्कुल सही आंसर बताएंगे। तो जीन परिवर्तन किस में होता है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर जो होने वाला वो हो जाएगा डीएनए में। ऑप्शन नंबर ए अगर आपने बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है कि क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर होगा डीएनए। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। जीन परिवर्तन किस में होता है? डीएनए में होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? अगर हम सोडियम को जल में डालते हैं तो उससे उत्पन्न होने वाली गैस का नाम क्या है ये पूछा है। तो बताएंगे एक बार कमेंट में कि सोडियम को अगर जल में डालते हैं तो उससे निकलने वाली गैस का नाम क्या है। ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, इनमें से कोई नहीं। तो एक बार कमेंट करेंगे कौन होगा सही आंसर कि अगर सोडियम को हम जल में डालते हैं तो उससे निकलने वाली गैस को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर होगा उससे निकलने वाली गैस को कहते हैं हाइड्रोजन। तो सोडियम को जल में डालने पर निकलने वाली गैस को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है हाइड्रोजन। पैंक्रियाज से क्या स्रावित होता है? पैंक्रियाज से क्या स्रावित होता है ये पूछा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन। पैंक्रियाज से क्या स्रावित होता है? इंसुलिन होता है, विटामिन ए, वाइल जूस या इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे पैंक्रियाज से क्या स्रावित होता है? इंसुलिन, विटामिन ए, वाइल जूस या इनमें से कोई नहीं। एक बार सही आंसर कमेंट करेंगे और बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या होने वाला है।
तो पैंक्रियाज से क्या स्रावित होता है ये पूछा है। इंसुलिन, विटामिन ए, वाइल्ड जूस, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है इंसुलिन। तो पैंक्रियाज से क्या स्रावित होता है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा इंसुलिन, ऑप्शन नंबर ए। कच्चे सेब में कौन सा एसिड पाई जाती है, लैक्टिक एसिड, मैलिक एसिड या टैनिक एसिड या यूरिक एसिड। तो कच्चे सेब में कौन सी एसिड पाई जाती है, वाह कितना गजब का क्वेश्चन ऑस्टन। ये प्रश्न तो पहली बार पूछा गया है पेपर में। अगर आप इस प्रश्न का आंसर अभी भी नहीं जानते थे तो आज जान जाओगे, ठीक है। तो इसलिए पढ़ना जरूरी होता है, हर प्रश्न को समझ के पढ़ना जरूरी होता है, ठीक है। अपना ध्यान यही रखना, सारे प्रश्न को पढ़ना अच्छे से। रोज मैं आपको 8 बजे क्लास कराता हूँ ऑस्टन। जिन लोगों को नहीं पता है वो जरूर पढ़ा करें, उनसे बता दिया करो कि शाम 8 बजे मात्र 20-30 मिनट आपकी लेता हूँ ऑस्टन, ज़्यादा नहीं लेता हूँ, 30-40 मिनट ले लेता हूँ हद से। तो ये टाइम आपके लिए बहुत ही कीमती होता है बच्चों। आप ये सोचते होंगे कि हाँ पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे ही टाइम खराब कर देते होंगे। आप 8 से 9 बजे तक मेरे साथ जुड़ा रहे करें और अच्छे अच्छे प्रश्न को देखता रहा करें, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 25 है, बताओ कच्चे सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है। पता है किसी को तो जरूर बताएंगे कमेंट में। तो कच्चे सेब में पाए जाने वाले एसिड का नाम क्या है, उसे पूछा है। तो उसका नाम है मैलिक एसिड, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है मैलिक एसिड। कंजेक्टिव कंजेक्टिव कंजेक्टिवाइट्स का संबंध किससे है, कंजेक्टिवाइट्स का संबंध किससे है, कंजेक्टिवाइट्स का संबंध किससे है। यक्ष से, आंख से, चमड़े से या कान से है, बताएंगे। कंजेक्टिवाइट्स का संबंध किससे है। क्वेश्चन नंबर 26 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 26 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ऐसा प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप इस प्रश्न का सही आंसर जानते हैं तो जरूर बताएं। कंजेक्टिवाइट्स का संबंध किससे है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दें। और क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर है यह आंख से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। किससे संबंधित है, आंख से। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है कंजेक्टिवाइट्स का संबंध किससे है, आंख से है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है, रेनिन, पेप्सिन, रेजिन या सिट्रेट। तो दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है, ये पूछा है। वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन, बहुत ही गजब का प्रश्न है। आप लोग इसका आंसर जरूर बताना मुझे। क्वेश्चन नंबर 27 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या होने वाला है, एक बार कमेंट में जरूर बताना। तो दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है, कमेंट करेंगे। रेनिन है, पेप्सिन है, रेजिन है या सिट्रेट है। बताओ कितने गजब के क्वेश्चन चल रहे हैं क्वेश्चन। अगर आपने आज की क्लास भी मिस कर दी है तो आपने बहुत बड़ा नुकसान अपने कर लिया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आज की क्लास भी आपने मिस की है तो आपने बहुत बड़ा नुकसान अपना किया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो रेनिन, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने ए बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है बच्चों। अगर आपने ए के अलावा कोई भी आंसर बताया तो आपका आंसर बिल्कुल गलत है, ध्यान रखना है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, रेनिन। प्रकाश तंतु के सिद्धांत पर कार्य करता है, अपवर्तन, विकिरण, व्यक्तीकरण या पूर्व आंतरिक परावर्तन। तो प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, क्वेश्चन नंबर 28 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर कमेंट करेंगे और बताएंगे कि प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। पहला ऑप्शन है अपवर्तन या विकिरण, दूसरा है विकिरण, तीसरा है व्यक्तीकरण और चौथा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, एक बार कमेंट कर दे सही आंसर। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा कि प्रकाश जो तंतु है वो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर आपने बताया कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो ध्यान रखना है, अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है।
वाह, क्वेश्चन नंबर 29 बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। तो रक्त अम्लीय होता है, पित्त रस का स्राव यकृत द्वारा होता है, आमाशय रस में HCl होता है, पित्त रस क्षारीय होता है। बताओ कौन सा कथन गलत है, यानी कौन सा ऑप्शन गलत है, ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर बताएंगे। चार ऑप्शन आपके सामने है, चार ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे और फिर सही ऑप्शन पर टिक करेंगे। सही गलत, गलत पूछा है, सही नहीं पूछा है, गलत पूछा है, गलत ऑप्शन पर टिक करेंगे कौन सा गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 29 के सभी ऑप्शन आपने क्लियर किया ऑप्शन, और क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर क्या होने वाला है। जो पूछा है कि गलत आंसर कौन सा है, कि गलत कथन कौन सा है, तो हम सही मानेंगे। पूछा तो हमसे गलत है तो हम हमारी नज़र में तो सही होगा ना वो, कि हाँ ये चीज़ इसमें नहीं है। तो बताएंगे कौन सा होगा सही आंसर, गलत गलत कथन है कौन सा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा एक, रक्त अम्लीय होता है। ये गलत है क्योंकि रक्त अम्लीय नहीं होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी तीन ऑप्शन सही है। पित्तरस का स्राव यकृत द्वारा होता है, वेरी गुड। आमाशय रस में HCl होता है, वेरी गुड। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं HCl को, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पित्तरस से क्षारीय होता है, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर ए इसका प्रश्न का गलत आंसर था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन कि पेड़ की आयु जानी जा सकती है पेड़ की आकृति मापकर, पत्तियों की संख्या गिनकर, तने के वलय की संख्या गिनकर, शाखाओं की संख्या गिनकर। तो पेड़ की आकृति मापकर, यानी कि पेड़ की जो आयु है वो जानी जा सकती है किसके द्वारा। चार ऑप्शन आपके सामने है, चार ऑप्शन को पढ़िए। पहला ऑप्शन है पेड़ की आकृति मापकर, दूसरा है पत्तियों, पत्तियों है ठीक है, पत्तियों लिखा है, पत्तियों की संख्या गिनकर, पत्तियों की संख्या गिनकर, तने के बलों की संख्या गिनकर, जो तने हैं उनके बलों की संख्या गिनकर, या शाखाओं की संख्या गिनकर। बताएंगे क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, एक बार कमेंट कर दें सभी स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर होगा वो होगा, अगर पेड़ की आयु गिननी है तो जब हम पेड़ को काटते हैं तो उसमें जब पेड़ का जब कट जाता है तो नीचे जो बनते हैं वो वलय बनते छल्ले। तो उन छल्लों को गिनकर, ये तने के वलय की संख्या को गिनकर हम ये देखते हैं कि इसकी पेड़ की आयु कितनी है। तो ध्यान रखेंगे, बता देंगे। अगर कोई पूछेगा कि पेड़ की आयु कैसे जानते हैं तो बता देना कि जब पेड़ को काट लेते हैं तो तने की जो तना ही बोलते हैं उसको, उसके जो नीचे जड़ होती है उस पर जो छल्ले बने होते हैं तो उनको देखकर हम बता सकते हैं कि ये पेड़ की आयु कितनी है। ठीक है, तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न और स्टूडेंट। आज हमारी हिंदी नहीं होगी है, पहले आज हमने साइंस की क्लास ली है। ठीक है, हिंदी हम कल लेकर आएंगे आपके लिए। और स्टूडेंट आज की क्लास का यहीं समापन करेंगे। आज के 30 प्रश्न थे और स्टूडेंट आपको कैसे लगे एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। जो भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए थे एक बार ज़रूर कमेंट करें और बताएं मुझसे कि सर आज के जितने भी प्रश्न आपने पढ़े कैसे लगे आपको ये प्रश्न। माय डियर स्टूडेंट ज़रूर बताया करें मुझे कि जितने भी मैं आपको प्रश्न प्रोवाइड करा रहा हूँ आपको कैसे लग रहे हैं। हर प्रश्न के बारे में बताएं, अगर कोई गलती है कोई भी मिस्टेक हो रही है तो उसके बारे में बताएं, अगर कोई चीज़ की कमी है तो उसके बारे में बताएं कि आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, जब आप लोग इतने ढील के व्रत रहो, पेपर पास में है। और स्टूडेंट रेलवे वालों का पेपर तो जो ALP वाले हैं उनका पेपर तो नवंबर से ही शुरू है, शायद 26 नवंबर से 25 नवंबर से पेपर शुरू हैं। और ALP वालों का ही पेपर है, RPF वालों का 2 दिसंबर से है, जो SI वाले बच्चे हैं। तो यही चीज़ है बच्चों, पढ़ते रहो और अच्छे से तैयारी करते रहो, क्योंकि पिछले मत सोचो, ज़रूर तैयारी करते रहो। ठीक है, क्योंकि अगर तैयारी करोगे तो एक ना एक चीज़ में सिलेक्शन हो ही जाएगा एक दिन। अगर बिल्कुल भी ऐसे हाथ पे हाथ रख कर बैठे रहोगे तो कुछ भी नहीं मिलने का। ठीक है, ये मैंने आज आपको 30 प्रश्न पढ़ाए हैं, इसमें से ऐसा कोई प्रश्न नहीं जो आपको याद नहीं हो। आप अब आराम से बता सकते हैं कि हाँ सर इस प्रश्न का आंसर आपने बताया, ये ऑप्शन। अब ये सारे प्रश्न आपकी याद हो चुके होंगे। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन बताया इसका आंसर, ऐसे ही सारे प्रश्न हो जाएंगे। रेनिन बताया आपने इसका आंसर। ठीक है बच्चों, इसका आंसर आपने बताया आँख से है, कंजक्टिवाइट्स। नेक्स्ट इसका आंसर आपने बताया कच्चे सेब में जो एसिड होता है वो कौन सा होता है। तुमने इसका आंसर क्या बताया बताओ एक बार कमेंट में। एक बार 25वें क्वेश्चन का सही आंसर एक बार बताएंगे मुझे। तुमने बताया मैलिक एसिड, क्या बताया मैलिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी बताया है। यही चीज़ है स्टूडेंट, ऐसे ही पढ़ते रहो। पैंक्रियाज से क्या तो इंसुलिन होता है, ऑप्शन नंबर ए बताया आपने इंसुलिन। नेक्स्ट है सोडियम को जल में हाइड्रोजन निकलती है, ध्यान रखना ये बताया आपने।
नेक्स्ट ऐसे ही आपने डीएनए होता है, जीन परिवर्तन। तो यही तो होता है बच्चों पढ़ने की प्रक्रिया। अगर आप ऐसे पढ़ते रहेंगे तो जब भी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेंगे तो आप देखते ही लगा दोगे, ठीक है, कि सर ने इसका आंसर ये बताया था, इसका आंसर ये बताया था, इसका आंसर ये बताया था, और आप पढ़ते ही नहीं हो तो कैसे कर पाओगे बताओ। ये चीज़ आपके लिए है। तो चलिए आज की क्लास का यही समापन करते हैं। आज की क्लास आपको कैसे लगी एक बार कमेंट करके जरूर जानना। मेन कमेंट करना उस टाइम, जितने भी बच्चे मेरे साथ मेन कमेंट में कमेंट करते हैं तो वो जरा लाइव कमेंट में आ जा करो। अगर आप वीडियो को साइड से ऐसे इस तरह से करोगे, इस तरह से खिसकाओगे, देखो जैसे ये वीडियो हिल रही है इस तरह से खिसकाओगे इधर को, तो आपके लाइव कमेंट आ जाएंगे। दो बिंदे बने होते हैं, ठीक है, एक तो मेन कमेंट का होता है, एक लाइव कमेंट का होता है। लाइव कमेंट में आ जाया करो बच्चों, और लाइव ही कमेंट में बताया करो मुझे, क्योंकि मैं सबके लाइव कमेंट पढ़ता हूँ और सबका जवाब भी देता हूँ, ठीक है। तो ये थे हमारे 30 आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एसएससी स्टेनोग्राफर या रेलवे या किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे, या एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। उस टाइम आपने पढ़े, आपको कैसे लगे एक बार कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर पहली बार विजिट किया आपने मेरे चैनल पर तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन प्रेस करेंगे। आज की वीडियो का यही समापन करेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, अब तक मेरे साथ बने रहने के लिए। गुड नाइट, टेक केयर, अच्छे से रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।